गुड मॉर्निंग बच्चों। आई डॉक्टर आशु पांडे वेलकम यू ऑल टू एमजीसीआई फाइटर बैच 2.0। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा चल रही थी। हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात ये की थी कि वो फोस्फोलिपिड का बना हुआ है, ऐसा अनुसंधान से पता चला था। रासायनिक अध्ययनों से ये पता चला था कि फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर झिल्ली की संरचना बनी होती है, झिल्ली का संगठन हो रखा होता है। उसके बाद फोस्फोलिपिड द्विसतह में अरेंज होते हैं, 2 लेयर्स में फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं झिल्ली में। इस बारे में चर्चा की गई थी। फिर हमने ये बात की थी कि फोस्फोलिपिड अणु एक उभयधर्मी अणु है, जिसके पास में एक सिरा ध्रुवीय है तथा दूसरा हिस्सा अध्रुवीय है। ध्रुवीय और अध्रुवीय हिस्सों का अरेंजमेंट किस तरह से है, इस पे हमने चर्चा कर ली थी। तो आइए अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली के बारे में क्या ज़रूरी है। कोशिका झिल्ली 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। ठीक है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन, कौन सा अध्ययन? रासायनिक अध्ययन हुआ था और उससे पता चला था जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी पता चली थी। कौन सा अध्ययन? रासायनिक अध्ययन। उसके पहले, है ना? रासायनिक अध्ययन की बात हम कब की कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के पहले की बात हो रही है। इसके बाद अध्ययनों से क्या पता चला? इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। ठीक है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। कहाँ व्यवस्थित होते हैं? झिल्ली के अंदर। अच्छा, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। यही बात हमने कल डिस्कस की थी। इससे होता क्या है? तो इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को। क्या सुनिश्चित होता है इस प्रकार की व्यवस्था से, जिसमें जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर है? इससे क्या सुनिश्चित होता है? तो सुनिश्चित ये होता है कि अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहे। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन ये बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने, यहाँ टाइपिंग में एरर है, आप यहाँ पर ध्यान से लिख लें कि ये जंतु कोशिकाओं की बात कर रहा है। जंतु कोशिकाओं में फॉस्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, जैव रासायनिक शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे रसायन शास्त्र में तरक्की हुई, वैसे वैसे जैव रसायन में भी तरक्की हुई, बायोकेमिस्ट्री में भी तरक्की हुई। तो जैव रासायनिक अध्ययन किए गए, उनसे स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। रासायनिक अध्ययनों ने क्या बताया था कि लिपिड और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होता है। फिर यहाँ पर क्या पता चला जैव रासायनिक अध्ययनों से कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और ये विभिन्न अनुपात में पाया जाता है। किसी किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है, किसी में लिपिड कम होता है, किसी में प्रोटीन कम होता है। तो इस हिसाब से अलग-अलग मेम्ब्रेन्स की संरचना में, अलग-अलग झिल्लियों की संरचना में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का और फॉस्फोलिपिड का प्रतिशत बदलता रहता है। प्रमुख चीज़ें क्या है जो झिल्ली को बना रही हैं? तो प्रमुख चीज़ें हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न-भिन्न होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है लाल रुधिराणु का। इसमें 52% प्रोटीन पाया जाता है और 40% लिपिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, नीट में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन, अब प्रोटीनों की बात करते हैं। देखिए, प्रोटीनों को, यदि कोई झिल्ली है और झिल्ली में आपको अध्ययन करना है प्रोटीन का, इसको
जैसे ये डायग्राम से समझते हैं। ये तरल किरमिर नमूने के हिसाब से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से फॉस्फोलिपिड के अणु हैं। ये फॉस्फोलिपिड जमे हुए हैं। पूरी परत है फॉस्फोलिपिड की। इसके बीच-बीच में आपको ये बड़े हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, ये प्रोटीन है, ठीक है? प्रोटीन। तो प्रोटीन कुछ अलग-अलग टाइप के मिल रहे हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन की दोनों सतह के आर-पार हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के केवल एक सतह के तरफ दिखाई देंगे, दूसरी तरफ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? अब प्रोटीनों का अध्ययन करने के लिए इन प्रोटीनों को मेम्ब्रेन से अलग करने की विधि विकसित की गई। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इस झिल्ली में इस प्रोटीन का अध्ययन करना है, लिपिड का तो अध्ययन हो चुका था, कार्बोहाइड्रेट कुछ-कुछ ही थे, उनका पता चल गया था, लेकिन प्रोटीनों का अध्ययन करने के लिए प्रोटीनों को मेम्ब्रेन से बाहर निकालना ज़रूरी था। तो प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से निष्कासित करके, अलग करके, विलगित करके अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए ऐसी विधियां विकसित की गई जिनसे कि इन प्रोटीनों को कोशिका झिल्ली के बाहर निकाला जा सके, अलग किया जा सके। अलग करने पर पता चला अध्ययन अलग करके अध्ययन करने पे पता चला कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रोटीन परिधीय होते हैं और कुछ प्रोटीन अंगभूत होते हैं। परिधीय प्रोटीन, परिधि शब्द से आप समझते हैं कि बाहरी किनारा, बाहर की तरफ स्थित प्रोटीन, जो केवल एक सतह से जुड़े हों, दोनों सतहों से जुड़े नहीं हों। दोनों सतह मतलब फॉस्फोलिपिड की दोनों सतहों। जैसे ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन एक तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्रोटीन, ये झिल्ली के दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। ये प्रोटीन झिल्ली के दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। फिर ये प्रोटीन झिल्ली के एक तरफ दिखाई दे रहा है। तो कुछ प्रोटीन ऐसे थे जो झिल्ली में आंशिक रूप से जुड़े हुए थे तथा कुछ प्रोटीन ऐसे थे जो या तो पूरी तरह से अंदर थे या फिर इनका अधिकतर हिस्सा अंदर था, ठीक है? तो इस तरह के प्रोटीनों को नाम दिया गया, जो पूरी तरह जुड़े थे वो अंगभूत प्रोटीन थे और जो बाहर-बाहर एक किनारे पर जुड़े हुए थे, किसी एक तरफ ज़्यादा थे, उन्हें परिधीय प्रोटीन नाम दिया गया। तो 2 प्रकार के प्रोटीन बताए गए। हाँ, और किस आधार पे बताए गए? जो परिधि पे है उसको अलग करना ज़्यादा आसान था और जो बीच में धँसे हुए हैं उन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल था। उनकी विधि थोड़ी अलग थी निकालने की। तो झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर ये बना मापदंड। क्या मापदंड बना? प्रोटीन को झिल्ली से अलग करना है। अलग करने में अगर आसानी होती है तो एक कैटेगरी में डाल दिया, अलग करने में मुश्किल आती है तो दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। जो आसानी से निकल पाएँ उन्हें परिधीय प्रोटीन नाम दे दिया और जो आसानी से नहीं निकल पाते थे उन्हें अंगभूत प्रोटीन कहा गया। अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है। परिधीय प्रोटीन के बारे में सिर्फ एक बात जाननी है, कहाँ पर होता है? झिल्ली की सतह पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिधीय प्रोटीन कहाँ होता है? झिल्ली की सतह पर। जबकि अंगभूत प्रोटीन दो बातें कह रहा है अंगभूत के बारे में, आंशिक तथा पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। आंशिक या फिर पूर्ण रूप से मेम्ब्रेन में धसे हुए प्रोटीन क्या होते हैं? अंगभूत प्रोटीन। ठीक है। अब वही बात आगे चल कर के पता चली कि बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करने वालों में से एक नाम सिंगर तथा निकोलसन का तरल किरमिर नमूना, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि तरल किरमिर नमूने को सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता मिली। लोगों ने माना कि तरल किरमिर नमूना मेम्ब्रेन के, झिल्ली के सभी प्रॉपर्टीज़ को स्पष्टीकरण देने में, झिल्ली के सभी कार्यों को समझाने में सक्षम था। तो ये मॉडल कब आया? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे कहा क्या जाता है? तरल किरमिर नमूना।
तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तो इस सेंटेंस में 3 भाग हैं। पहला भाग क्या कह रहा है कि झिल्ली में कौन अर्धतरलीय प्रकृति का है? लिपिड अर्धतरलीय प्रकृति का है। यहाँ पर आप देखेंगे पहली बात ये क्या कह रहा है? लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण। किसकी प्रकृति अर्धतरलीय है? तो हम कहेंगे लिपिड की प्रकृति अर्धतरलीय है। कहाँ? झिल्ली में। झिल्ली में लिपिड की प्रकृति अर्धतरलीय है और फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर, फॉस्फोलिपिड के द्विसतह के भीतर, ये जो फॉस्फोलिपिड का द्विसतह है इसके भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। पार्श्विक गति से मैं अभी समझाता हूं क्या मतलब है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उनकी तरलता पर निर्भर करती है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं तरल किरमिर नमूना। ये रहा आपका तरल किरमिर नमूने का डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम देख पाएंगे कि ये पूरा क्या है? ये द्विसतह है। झिल्ली में फॉस्फोलिपिड का द्विसतह है। इसी का नेचर, इसी की प्रकृति तरलीय है। इसकी प्रकृति कैसी है बच्चों? तरलीय है। ठीक है। अब इस तरलीय प्रकृति में प्रोटीन पार्श्विक गति करना, पार्श्विक गति करने का मतलब जैसे ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन इस तरफ या इस तरफ, आगे या पीछे हो सकेगा। ऊपर नीचे मना है, ऊपर नीचे नहीं करेगा, साइड में मूवमेंट करेगा। साइड में मूवमेंट मतलब जैसे प्रोटीन थोड़ा कभी इधर खसक गया या थोड़ा इधर खसक गया, थोड़ा पीछे चला गया, थोड़ा आगे आ गया, इस तरह की गति हो सकती है। इसे ही पार्श्विक गति या लेटरल मूवमेंट कहा जाता है। लेटरल मूवमेंट कहा जाता है। पार्श्विक गति, पार्श्विक गति कर सकता है। ठीक है। अब इसमें फिर से समझते हैं क्या चीज तरलीय प्रकृति की है। तो झिल्ली में जो लिपिड है वो अर्धतरलीय प्रकृति का है। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड द्विसतह में स्थित प्रोटीन इस तरलता के कारण पार्श्विक गति कर पाते हैं। पार्श्विक गति का कारण क्या है? झिल्ली की तरलता, झिल्ली की तरलता। अच्छा, ये झिल्ली की तरलता किस पर निर्भर करती है? लिपिड के मात्रा पर निर्भर करती है। लिपिड की मात्रा पर निर्भर। ठीक है। लिपिड की मात्रा के अलावा आप क्या सोचते हैं कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो झिल्ली की तरलता को निर्धारित करती है? तो इसमें आंसर आएगा कि और दूसरे लिपिड तत्व जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अच्छा, तापमान हो गया। अगर ठंड ज्यादा है तो लिपिड की तरलता धीरे धीरे कम होने लगती है और जैसे जैसे ठंड, तापमान नॉर्मल रहता है तो झिल्ली की तरलता उसके उच्चतम स्तर पर होती है। जैसे ही तापमान उच्च से नीचे हुआ वैसे ही तरलता कम होने लगती है। तो पार्श्विक गति किस पे निर्भर करती है? तरलता पर। तरलता किस पे निर्भर करता है? लिपिड की मात्रा और तापमान पर। ठीक है। तो ये था आपका तरल किरमिर नमूना। अब इसमें एक खास बात आपको ध्यान देनी है। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये छोटे छोटे शर्करा लगी है, शर्करा के अणु लगे हैं जो कुछ तो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। प्रोटीन से जुड़े शर्करा अणु को क्या कहा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, शर्करा के लिए हम लिखते हैं ग्लाइको। क्या लिखते हैं? ग्लाइको। और प्रोटीन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोटीन। तो ग्लाइको प्रोटीन। वो प्रोटीन जो शर्करा से जुड़े हैं, वो शर्करा जो प्रोटीन से जुड़ी है, उसे हम, उस प्रोटीन को हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है।
अच्छा, कुछ शर्करा अणु आप देख पा रहे होंगे कि ये सीधे-सीधे लिपिड से जुड़ी है, किसी प्रोटीन से जुड़ी नहीं है। तो ऐसे लिपिड को जो कि शर्करा से जुड़ा है, उसे कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि कुछ प्रोटीन सीधे-सीधे शर्करा से जुड़ते हैं, तो ऐसे प्रोटीनों को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और कुछ लिपिड भी शर्करा से जुड़ते हैं, उन्हें ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे शर्करा प्रोटीन से भी जुड़ सकता है और लिपिड से भी जुड़ सकता है। अच्छा, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य और भी है। क्या कार्य है? तो ये सिग्नल रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। सिग्नल का मतलब संकेत, रिसेप्टर ग्राही, संकेत ग्राही के तौर पे कार्य करता है। कई बार हमें कोशिकाओं को बाहर से आने वाली चीज़ों को इनसे जुड़ना होता है, तब जाकर के कोशिका में वो संदेश पहुँच पाता है। हो सकता है कई बार कि कोई बाहरी मॉलिक्यूल आए, कोई पॉइज़नस पदार्थ आए, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आए, तो ऐसे में कोशिका का सबसे पहले यही हिस्सा कार्य करता है, जो कि पहचान स्थल कहलाता है। क्या कहलाएगा? पहचान स्थल। इसका कार्य हम देखते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ही देना होता है। क्यों देना होता है भाई? तो उसके आरबीसी की सतह पर शर्करा होती है। वो शर्करा अगर किसी और प्रकार की शर्करा से रिएक्ट कर जाएगी, तो वहाँ पर रिएक्शन एलर्जी का, एग्लूटिनेशन का हो जाएगा। अच्छा, ये पहचान कहाँ हुई? तो ये पहचान हुई उन क्रियाओं से जो कि कोशिका की सतह पर हुई। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो आपको दिख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कोशिका के केवल बाहरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। अंदर की तरफ कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोशिका की बाहरी सतह पर, यानी कि कोशिका द्रव्य के बाहरी सतह पर, कोशिका के बाहरी वातावरण में आपको ये कार्बोहाइड्रेट दिखाई देंगे। अंदर की तरफ दिखाई नहीं देंगे। तो ये था तरल किरमिर नमूना आपका। अब इसमें ये प्रोटीन के बारे में लिखा है अंगभूत प्रोटीन। ठीक है? इसके वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रोटीन जो एक तरफ जुड़े हुए हैं, ये परिधीय प्रोटीन। ठीक है? तो इस तरह से ये आपका तरल किरमिर नमूना बनता है। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन के बीच में इनका कुछ हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा इस तरफ और इस तरफ है, बाहर की तरफ, अंदर तथा बाहर। और बाहर वाले हिस्से में इनसे शर्करा जुड़ी है, ये पहचान स्थल का कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं कोशिका भित्ति के कार्य की बात करेंगे। अब झिल्ली की प्रकृति कैसी है? तरल है। और झिल्ली है कैसी? लचीली है। ये बात हम पहले भी कर चुके थे कि झिल्ली लचीली होती है। अब ये लचीली होने की वजह से हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। झिल्ली की प्रकृति कौन सी? तरलीय। ठीक, तरलीय प्रकृति इसके कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पे कार्य दिए हैं, वो कार्य ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से कार्य झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कारण हो पाते हैं? यहाँ पे वो कार्य दिए हैं जो झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कारण संभव हो पाते हैं। कौन कौन से कार्य? पहला कार्य, कोशिका वृद्धि। कोशिका की बाहरी जो झिल्ली है, अगर वो लचीली नहीं होगी, तो कोशिका का आकार बढ़ना संभव नहीं है। मतलब कोशिका की वृद्धि संभव नहीं होती। इसलिए झिल्ली तरलीय है ताकि कोशिका की वृद्धि हो सके। दूसरी बात, अंतर कोशिकीय संयोजन, दो कोशिकाओं के मध्य जोड़ना या कुछ संयोजन करना या फिर एक्सचेंज करना। मान लीजिए कि ये कोशिका है और ये कोशिका है। इन दोनों के बीच में अगर कुछ मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना है, कोशिका ए तथा कोशिका बी, इन दोनों के मध्य अगर कुछ एक्सचेंज होना है, विनिमय होना है, आदान प्रदान होना है, तो आदान प्रदान होने के लिए मटेरियल को कोशिका से बाहर जाना पड़ेगा।
यहां से मान लीजिए कि एक मटेरियल कोई चलता है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर जाएगा और मेम्ब्रेन लचीली होकर के इसे बाहर की ओर धीरे धीरे निकालेगी। परिणाम ये होगा कि ये यहाँ से इस कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंच पाएगा, संयोजन हो पाएगा। कोशिका की कोशिका झिल्ली में इस तरह से परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और धीरे से ये अलग हो जाएगा। ये इस तरह से कोशिका में आपको संयोजन कराने के लिए कोशिका झिल्ली का लचीला होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं संयोजन का निर्माण। तीसरा, श्रवण। श्रवण यानी सिक्रीशन, कुछ भी बाहर भेजना है। पहला फंक्शन क्या था? कोशिका वृद्धि। दूसरा, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, दो कोशिकाओं के बीच में पुल बनाना। वो कौन बनाएगा? कोशिका झिल्ली बनाएगा। तीसरी बात हो गई श्रवण, मतलब सिक्रीशन, श्रावित करना। कुछ भी बाहर निकालना हो कोशिका को तो उसे उस प्रोसेस में अगर वो काम की चीज है तो उसे श्रावण कहा जाएगा। अंतः कोशिक, अंतः कोशिक का मतलब होता है कोशिका के द्वारा अंतर्ग्रहण करना। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोशिका है, इस कोशिका के पास कुछ खाने लायक पदार्थ यहाँ पर आ गया। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा स्यूडोपोडिया के निर्माण, कूटपाद का निर्माण करता है। कूटपाद के निर्माण से ये खाना कोशिका के भीतर जाता है। तो पहले क्या होता है? कोशिका में कोशिका झिल्ली इस तरह से धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, इसकी तरफ फैलने लगती है। फैलते फैलते क्या होता है? धीरे से इसे अपने अंदर के हिस्से में ले लेती है और फिर ये कोशिका अगले चरण में पूरी तरह से इस खाद्य पदार्थ को अंदर ले लेती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अंतःकोशिकता। अंतःकोशिकता, इसका मतलब हुआ कोशिका द्वारा ठोस पदार्थ को अंदर लिया जाना। एंडोफेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गई अंतःकोशिक। तो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम फिर से समराइज करते हैं कि कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति कौन कौन से कार्य करने में सहायक है कोशिका के लिए। तो पहला कार्य है कोशिका की वृद्धि, दूसरा है अंतः कोशिक संयोजनों का निर्माण, तीसरा है श्रवण, चौथा है अंतः कोशिकता, पांचवा है कोशिका विभाजन। इन 5 कार्यों की दृष्टि से कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति काम की है। अच्छा, अब जीव द्रव्य झिल्ली के कार्यों की बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर कोशिका ने बताया, एनसीईआरटी ने कहा है कि एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से है ट्रांसपोर्ट या संवहन। अणु जो भी हैं कोशिका झिल्ली के आर पार जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे परिवहन करके, मेम्ब्रेन को पार करके। आइए समझते हैं कि मेम्ब्रेन किस तरह से कार्य करती है कि कोशिकाओं के आर पार चीजें जा सके। मान लेते हैं कि ये हमारी झिल्ली है जिसमें कि फॉस्फोलिपिड द्विसतह वाला हिस्सा है। फॉस्फोलिपिड द्विसतह, अब इस फॉस्फोलिपिड द्विसतह वाले हिस्से में से किसी में अणु को पार करना है। सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि वो अणु जल है। यदि जल को पार होना है तो जल किस तरह पार होगा? जल पार होगा सांद्रता की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए। कोशिका में कोई भी सामान का आदान प्रदान सांद्रता प्रवणता के अनुसार होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ पदार्थ, कुछ अणु कोशिकाओं के लिए बेहद जरूरी होते हैं, कुछ अणु ऐसे होते हैं कि जरूरत है भी और नहीं भी, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इनकी नेचर के बारे में बात करते हैं। कुछ अणु ध्रुवीय होते हैं,
ठीक है। अब ध्रुवीय में दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज हो, धनात्मक हो, या फिर ऋणात्मक हो। ठीक है। फिर कुछ अणु हो सकते हैं अध्रुवीय, है ना। दोनों प्रकार के अणु इस झिल्ली को पार करके ही जा पाएंगे। कौन से अणु किस प्रकार पार होंगे वो किस पर निर्भर करेगा? दो चीजों पर निर्भर करेगा। अणु के आकार, अणु के आकार तथा आवेश। अणु का आकार कैसा है जिसे पार होना है, उस पे आवेश है या नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, झिल्ली तथा अणु का की परस्पर अंतरक्रिया, इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा अणु जा पाता है। मान लेते हैं कि कोई उदासीन अणु है, उदासीन अणु, उदासीन अणु है एक, जिसपे कि हम चार्ज मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं, इस पे जीरो चार्ज मान लेते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली के एक तरफ ये उदासीन अणु की संख्या कम है तथा दूसरी तरफ इस उदासीन अणु की संख्या अधिक है। तो ये उदासीन अणु इस मेम्ब्रेन को, झिल्ली को पार करता हुआ इस तरफ जाएगा जहां पर उसकी सांद्रता कम है। तो सांद्रता प्रवणता क्या होती है वो चीज समझना जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा है और वो यहाँ पर एक बड़े चुंबक से आकर्षित हो रहा है। यदि व्यक्ति यहाँ से इस स्थिति से इस स्थिति पे आ जाए, पोजीशन ए, पोजीशन बी, तो क्या आप समझते हैं कौन सी दशा में लोहे के टुकड़े पर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा? चुंबक सबसे ज्यादा कहाँ ताकत लगा पाएगा? चुंबक सबसे ज्यादा सबसे पास वाली परिस्थिति पे ताकत लगा पाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल सी अवस्था में, सबसे उससे कम बी अवस्था में और उससे भी कम ए अवस्था में। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है चुंबक से, चुंबक का आकर्षण बल कम हो रहा है। जैसे जैसे दूरी घट रही है वैसे वैसे आकर्षण बल बढ़ रहा है। इसी को हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रवणता। यहाँ पर बल का धीरे धीरे बढ़ना देखा जा सकता है और जब इस तरफ आएंगे तो बल का धीरे धीरे घटना देखा जा सकता है। तो कोई भी क्वांटिटी जब धीरे धीरे घटे या धीरे धीरे बढ़े तो उसे कहा जा सकता है प्रवणता। ठीक है। प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट। प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट। ठीक है। अगर ये ग्रेडियंट हम बात करें तो क्या अणुओं के लिए भी लागू होती है? हाँ, बिल्कुल लागू होती है। कई बार कोशिका में मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम लिखते कैसे हैं? तो ठीक है, हम जी से लिख दे रहे हैं। कोशिका के बाहर ग्लूकोज, ये कोशिका के अंदर की बात है, कोशिका द्रव्य में, और ये कोशिका के बाहरी। अगर ग्लूकोज की सांद्रता, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की ओर ज्यादा है, अंदर की ओर कम है, तो ग्लूकोज के जाने की गति ये रहेगी, जाने की दिशा ये रहेगी। तो ये सांद्रता प्रवणता की दिशा के अनुरूप बाहर से अंदर की ओर आए। उल्टा होता यदि कोशिका के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता और कोशिका के बाहर ग्लूकोज कम होता, तो ग्लूकोज फिर बाहर अंदर से बाहर की ओर जाता, तब इसके सांद्रता प्रवणता की दिशा उल्टी हो जाती। ठीक है। अब ऐसे में यदि कोई नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जाए तब देखते हैं क्या होता है। देखिए, नेगेटिव चार्ज में हम जानते हैं कि फॉस्फेट
नेगेटिवली चार्ज होता है। तो फॉस्फेट सिरे सारे के सारे किस प्रकार के चार्ज वाले हैं? फॉस्फेट सिरे हैं नेगेटिवली चार्ज। तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसे फॉस्फोलिपिड के नेगेटिव हिस्से द्वारा रोक दिया जाएगा, रिपल्शन फेस करेगा। और यदि कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल जाने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ से तो पार हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड उसको जाने दे सकता है, परंतु ये जल भीरू हिस्सा जो है ये लगभग नेगेटिव चार्ज के आसपास ही रहता है, तो ये इसे रोक देगा। पॉजिटिव चार्ज या लगभग नेगेटिव चार्ज के आसपास रहता है, वो इसे रोक देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा अणु किस तरह के कार्य, किस तरह से मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, और यह डिसाइड कौन करता है कि कौन सी चीज पार होगी, कितनी पार होगी, ये चीज डिसाइड करती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इसे ही कहा जाता है चयनात्मक पारगम्यता। कितना जाना है, किसको जाना है, कब जाना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? झिल्ली। यही चीज कहलाती है चयनात्मक पारगम्यता। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे अणुओं का परिवहन होता है। ठीक, यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए, झिल्ली अपने दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है, चयनित पारगम्य है। क्या दिखाएगी? तो चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता, यदि अच्छा कुछ अणुओं को भेजने के लिए ऊर्जा लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। कैसे लगेगी भैया? अगर मान लो कि ग्लूकोज जरूरी है और ग्लूकोज बाहर ज्यादा है, कोशिका के अंदर कम है, लेकिन ग्लूकोज को आने नहीं दे रहा है झिल्ली, तो क्या करेंगे? ऊर्जा लगा करके उसे जबरदस्ती अंदर बुलाया जाए। तो ऊर्जा वाला परिवहन, जिसमें ऊर्जा लगे, ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसे कहा जाता है सक्रिय परिवहन। और ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो, उसे कहा जाता है निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, तो देखते हैं। बिना ऊर्जा की आवश्यकता से इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय, उदासीन मतलब यहां आप लिख सकते हैं, उदासीन का मतलब हुआ न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, न्यूट्रल विलेय के लिए खास बात लिखिए कि सांद्र प्रवणता के अनुसार। हमने भी यहाँ डिस्कस किया था डायग्राम में हमारे, क्या डिस्कस किया था कि यदि कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो सांद्र प्रवणता के अनुसार जहां ज्यादा है उस जगह से उस जगह जाएगा जहां वो कम है। मॉलिक्यूल या अणु की सांद्रता जहां ज्यादा है वहां से वो अणु उस जगह जाएगा जहां पर उस अणु की सांद्रता कम है। तो इसे हम सीधा सीधा लिखेंगे, अधिक सांद्रता से न्यून सांद्रता की ओर, यही चीज कहलाएगी सांद्र प्रवणता की दिशा। की दिशा। और ये किसके लिए कह रहा है एनसीईआरटी? उदासीन विलेय अणुओं के लिए। तो उदासीन विलेय अणु किस प्रकार चलेंगे? उदासीन विलेय अणु सांद्र प्रवणता की दिशा के अनुसार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। ठीक है, किसको पार करते हुए? झिल्ली को पार करते। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। विसरण मतलब होता है डिफ्यूजन। विसरण के लिए आप लिख सकते हैं शब्द डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। साधारण विसरण का मतलब हुआ सिंपल डिफ्यूजन। किसके लिए कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन? तो ये उदासीन विलेय के लिए। ठीक है, जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। जल के लिए और उदासीन विलेय के लिए, दोनों के लिए एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है। अगर कोई विलेय अणु जा रहा है तो उसके लिए आप शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए है सरल विसरण। उदासीन विलेय अणु का परिवहन क्या कहलाता है? का परिवहन कहलाता है सरल विसरण, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। ठीक। वैसे ही यदि हम बात करें जल जल का परिवहन, इसके लिए एक विशेष शब्द रखा हुआ है जिसे कहा जाता है परासरण। परासरण जल के परिवहन को हम कहते हैं परासरण या फिर ऑस्मोसिस। अच्छा, ये दोनों प्रकार के जो परिवहन है, पहला उदासीन विलेय का तथा दूसरा जल का, ये दोनों किस प्रकार के हैं? तो ये सांद्र प्रवणता की दिशा में होने वाले की दिशा में होंगे। ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी क्या? नहीं लगेगी। ऊर्जा आवश्यक नहीं। कौन से प्रकार का परिवहन कहलाएगा ये? जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो इसे कहेंगे निष्क्रिय परिवहन। ठीक है। तो एक प्रकार का परिवहन पढ़ लिया आपने, निष्क्रिय परिवहन। दूसरे प्रकार का परिवहन होगा सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में क्या होगा? तो ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी? शांत प्रवणता की दिशा के विपरीत होगी। इसलिए जैसे आप पानी चढ़ाते हैं, पानी नीचे जमीन में बोरिंग से ऊपर आप टंकी में चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पानी को खींच करके ऊपर लाना पड़ेगा। उसके लिए आपने मोटर लगाया है, मोटर पे आप ऊर्जा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य करता है। कार्य क्या करता है? पंपिंग, नीचे से खींच के ऊपर पहुंचाता है। तो इसमें क्या है? ग्रेविटी के विपरीत गई। ग्रेविटी क्या कह रही है? पानी को नीचे पड़ा रहे भैया, लेकिन हमको कहाँ ले जाना है पानी को? ऊपर। तो क्या हम नेचर के विपरीत जाके कार्य कर रहे हैं? हाँ। उसी प्रकार कोशिका में यदि कोई अणु सांद्र प्रवणता के दिशा के विपरीत यदि परिवहन करना आवश्यक है, वहां ऊर्जा लगेगी। दिशा लिख लेते हैं अब। सांद्र प्रवणता की दिशा से विपरीत दिशा में। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक उदाहरण दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। ये पंप एक उदाहरण है किसका? आयन पंप का। आयन आप समझते हैं, जिस पे चार्ज हो, आयन पंप इसका उदाहरण है। तो ये सक्रिय परिवहन का उदाहरण।
विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। ये हमने देख लिया, परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवी लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते। ध्रुवीय अणु के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? क्या ये फॉस्फोलिपिड द्विसतह के पार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली को वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि कोई ध्रुवीय अणु है जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो उसके लिए कैरियर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। हाँ, हमने यहाँ ध्रुवीय अणु की बात की थी। तो ध्रुवीय अणुओं को ले जाने के लिए कुछ खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन्स को टनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। इन प्रोटीन्स के थ्रू होकर के वो ध्रुवीय अणु मेम्ब्रेन को या झिल्ली को आर पार परिवहन करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्र प्रवणता के विपरीत होता है। मतलब कैसा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। मतलब पहले ही जहां कम है वहां से भेजा जा रहा है, वहां भेजा जा रहा है जहां पहले से ज्यादा है। किसके बारे में बात हो रही है? कुछ आयन या कुछ अणु का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। ऊर्जा आधारित है, एटीपी का उपयोग तो होना लाजमी है। इसे क्या कहा जाएगा? सक्रिय परिवहन। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन पंप। यहाँ आपन लिखा है, आपन की जगह आप इसे कर लीजिएगा आयन। यह तो ये था कोशिका झिल्ली और उसके कार्यों के बारे में। अब अगला टॉपिक हमारा है कोशिका भित्ति। तो देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में कुछ जनरल बातें हमने पहले भी की थी। आइए थोड़ी सी बातें रिवाइज करते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में हमने जब बात की थी तो ये कहा था कि कौन कौन से जगत में पाई जाएगी। पहले हमने ये जनरल बात की। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तथा प्लांटी, ये 4 जगतों में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक है। इन 4 जगतों में मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांटी में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक। तो कोशिका भित्ति के बारे में एनसीईआरटी जो पहली बात कहता है वो ये कहता है कि ये एक मृत संरचना है। मृत संरचना है। ठीक है। लेकिन आज का सत्य यह है कि इसे अर्ध जीवित या अर्ध मृत माना जा रहा है। आंशिक तौर पे जीवित, आंशिक रूप से जीवित संरचना कहा जाता है आज के हिसाब से। लेकिन अगर नीट में आएगा तो आपको तो मृत संरचना ही लगाना है। वास्तविकता में ये आंशिक रूप से जीवित संरचना। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किस किस में किस प्रकार का सेल वॉल पाया जाएगा। सेल वॉल किस किस का बना होगा? मोनेरा में किसका बना है, प्रोटिस्टा में किसका बना है, फंजाई में किसका बना है, प्लांट में किसका बना है, ये हमें देखना है। आइए देखते हैं। आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो 2 बातें यहाँ एनसीईआरटी ने कर दी। पहली बात तो कह दी कि दृढ़ और दूसरी कर दी निर्जीव। ठीक है। आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल, अब देखिए कार्य पे बात की जा रही है, कोशिका को केवल
यांत्रिक हानि और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि तो यहाँ देखिए 2 फंक्शन तो पहले बता दिए। यांत्रिक हानि से रक्षा, ठीक है। दूसरा, संक्रमण से रक्षा, कोशिका की रक्षा कर रहा है ना, यांत्रिक हानियों से और संक्रमण से। तो 2 कार्य तो यहाँ मिल गए आपको, नंबर 1 और नंबर, ठीक है। बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखता है, नंबर 3। कोशिकाओं के मध्य आपसी संपर्क कौन बनवा के रखता है? तो कोशिका भित्ति। चौथी बात, अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। अगर कोई बड़ा अणु है और वो अवांछनीय प्रकार का है तो उसे कोशिका में एंट्री नहीं मिलेगी, कोशिका भित्ति उसे रोक देगी, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन आपको पता चल गए। पहला फंक्शन यांत्रिक हानि से रक्षा, दूसरा संक्रमण से रक्षा, तीसरा कोशिकाओं के मध्य आपसी संपर्क बनाए रखना, चौथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान, ठीक है। तो ये तो 4 कार्य मिल गए। आइए देखते हैं और क्या क्या मिलता है। शैवाल की कोशिका भी, शैवाल किस में आता है? प्लांट में आता है। प्लांट में शैवाल आएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति के बारे में क्या कहा गया है? शैवाल की कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज नंबर 1, दूसरा गैलेक्टन नंबर 2, तीसरा मेनन, चौथा खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती, ठीक है। तो 4 चीजें हैं, आइए लिख लेते हैं इसको। प्लांट में पहली बात किसकी की जा रही है? एल्गी की जा रही है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसमें सेल्यूलोज है, गैलेक्टन है, मेनन है और कैल्शियम कार्बोनेट। 4 चीजों से मिलकर के शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है। अब दूसरे पौधों में यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी। प्लांट में दूसरे प्लांट की बात करें तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा प्रोटीन की बनी, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी, ठीक है। तो 4-4 कंपोनेंट हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट सेम है एल्गी में और प्लांट में। मतलब सेल्यूलोज तो सब में पाया गया। प्लांट किंगडम की कोई सी भी कोशिका हो सेल्यूलोज मिलेगा। एल्गी है तो गैलेक्टन मिलेगा, मेनन मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। बाकी कोई प्लांट हो जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है एनसीईआरटी ने कि नई पादप कोशिका और पुरानी पादप कोशिका, या फिर हम ये कह लें नवनिर्मित पादप कोशिका और परिपक्व पादप कोशिका, इनके बीच में अंतर होता है। उस अंतर को समझते हैं। यंग प्लांट सेल कह दूं मैं नवनिर्मित पादप कोशिका के लिए, और मैच्योर प्लांट कह देता हूं, मैच्योर सेल कह देता हूं परिपक्व के लिए। ये नवनिर्मित, परिपक्व, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है,
और इसे कहा जाता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें विकास करने की क्षमता होती है। ठीक है, तीन बातें हमने यहाँ पर देख ली। अच्छा, ये कैसी होती है? धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। कैसे? जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होगा ये मोटी होती जाएगी। अब यहाँ डायग्राम से समझते हैं। नवनिर्मित कोशिका मतलब कोशिका विभाजन हुआ है और ये एक कोशिका का निर्माण हुआ। अब ये कोशिका भित्ति इसकी पतली रहेगी, लेकिन वहीं पे एक परिपक्व पादप कोशिका यदि आप देखेंगे तो परिपक्व पादप कोशिका की कोशिका भित्ति थोड़ी सी मोटी होती है। कारण क्या है इसके मोटे होने के पीछे? तो इसके मोटे होने के पीछे बस इतना कारण है कि जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है वो अंदर से बाहर की ओर, कहां से? अंदर से बाहर की ओर द्रव्य भेजती रहती है, जो कि यहाँ पर एकत्रित होकर के इस दीवार को, भित्ति को मोटा कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये कोशिका परिपक्व होती जाएगी वैसे वैसे इसकी दीवार पर यहाँ पर जमावट होती जाएगी पदार्थों की। तो ये पदार्थों की जमावट से कोशिका भित्ति के अंदर एक और कोशिका भित्ति की परत बन जाती है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक, और द्वितीयक से भी ज्यादा हो गई तो तृतीयक, तृतीयक कोशिका भित्ति। तो ये तीन प्रकार की, कही दो प्रकार, तीन प्रकार की कोशिका भित्ति देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमें प्राथमिक भी मिलेगी, द्वितीयक भी मिलेगी तथा तृतीयक भी मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती जाएगी तो हमें उसके अंदर भित्ति में मोटी होने के वजह से उसमें अलग अलग लेयर समझ में आने लगती है। अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेल वॉल, सेल वॉल को हम लिख लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल को PCW से, यानी कि प्राइमरी। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा? तो इसके अंदर हमें मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल SCW, यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति। और इसके अंदर क्या मिलेगा? तो टर्शियरी सेल वॉल, यानी कि तृतीयक कोशिका भित्ति। इसके अंदर क्या मिलेगा? तो इसके अंदर हमें मिलेगी कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगर हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करें तो यहां पर क्या मिलेगा? मान लेते हैं कि ये दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं हैं, एक और दो। तो ये दोनों की कोशिका भित्ति के बीच में आपको मिलेगा मध्य पटलिका मिलेगी, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका को कहा जाएगा मिडिल लेमेला, मध्य पटलिका। तो यहां से हम बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिडिल लेमेला, मध्य पटलिका। और चलें आगे तो हमें फिर से दूसरी कोशिका का प्राथमिक कोशिका भित्ति मिल जाएगी। दूसरी कोशिका की प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसके अंदर दूसरी कोशिका की द्वितीयक कोशिका भित्ति। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे मिडिल लैमेला बीच में है, मध्य पटलिका, इसके दोनों तरफ इर्द गिर्द क्या है? कोशिका भित्ति है, दो कोशिकाओं की। ठीक है, तो अब ये मध्य पटलिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या है। हाँ, प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्ति की बात हो रही थी, तो अब इसमें
यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में, नवपादप कोशिका है, उसकी कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। बस इतनी सी बात कही, ठीक। अब तीसरी लेयर बचती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट कही गई है, क्या, कि वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है और दो कोशिकाओं के बीच सीमेंटिंग लेयर या जोड़ का काम करती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी, किसकी बनी, कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, ठीक है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। ये काम इंपॉर्टेंट है, चिपका के और पकड़ के रखती है, ठीक है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित है ना। आड़े तिरछे हमने देखे थे कोशिका भित्ति के डायग्राम में, ये डायग्राम में हमने देखा था ये जीव द्रव्य तंतु आड़े तिरछे इस तरह से ये सब जीव द्रव्य तंतु बिखरे पड़े, किसमें बिखरे हैं, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में। ये बात इंपॉर्टेंट है, किसमें बिखरे हैं, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति वाला लेक्चर। इसके बाद अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अंतः झिल्ली का तंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।